हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के कक्षा 9 के प्रकरण है शब्द निर्माण के अंतर्गत समास। इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या अंतर होते हैं। जैसा कि आप सब पिछले वीडियो में समास के बारे में पढ़ चुके हैं कि समास किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है और समास विग्रह किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं। ठीक है, एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लीजिए। शब्द निर्माण ये क्या है? देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं और उनको जब हम वाक्य बना देते हैं, शब्दों को जब हम मिलाकर वाक्य बना देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पद। और वाक्य को ही पद भी कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नाम शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संयोग या मिश्रण करना। मतलब अगर कुछ बहुत बड़े में दिया है, बहुत बड़े में कोई वाक्य है तो उसको बहुत ही कम शब्दों में कहना, इसे ही संक्षिप्तीकरण कहते हैं अर्थात समास कहते हैं। और समस्त पद किसे कहते हैं? पद भी आपको पता चल गया कि वाक्य को ही पद कहते हैं। और सामासिक पद क्या होते हैं या समस्त पद, दोनों एक ही है। ठीक है, समास के पश्चात मतलब समास के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इस नए पद में दो शब्द जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे देशवासी, तो देश पूर्व पद है, पूर्व पद अर्थात पहला पद, और वासी उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद। और इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे देशवासी। और समास विग्रह क्या होता है? दो वस्तुओं या वाक्यों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, दो शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद, जो दो पद मिलाकर समस्त पद बने हुए हैं, जैसे देशवासी, तो इसको आप अलग अलग करेंगे, देश का वासी, इसे ही समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और समास के भेद कितने हैं? समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और बहुत सारे विद्वानों ने 6 समास को भी माना है, जिनके नाम हम लोग देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान है? इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी पहचान है, इसमें उपसर्ग लगा होगा और शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। जैसे रातों रात, और आजीवन में क्या है? उपसर्ग है। आजीवन का समास विग्रह क्या होगा? जीवन भर। ठीक है, तो अव्ययी समास की क्या पहचान है? उपसर्ग होगा और शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होगी, रातों रात, दिनों दिन, प्रतिदिन। और उपसर्ग आपको पता है, इसके पहले भी आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं।
तो उपसर्ग अगर आपको दिखे तो अव्ययी भाव समास है, और पूर्व पद प्रधान होता है, ये तो पता ही है। तो इसकी अव्ययी भाव की यही पहचान है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और कारक चिन्ह तीनों एक ही होते हैं। तीनों को हम एक ही नाम से भी बुला सकते हैं। इसको हम विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, और परसर्ग भी कह सकते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसको पहचानने की जो ट्रिक है, तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानेंगे, कारक चिन्ह को देखकर हम पहचान जाएंगे कि यह तत्पुरुष समास है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे गुण युक्त, तो गुण से युक्त, इसका जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह आएंगे, गुण से युक्त, ठीक है। और कारक चिन्ह कितने होते हैं ये भी आपको पता है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को, जैसे यश प्राप्त, तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, यश को प्राप्त। तो को किसका कारक चिन्ह है, कर्म कारक, तो इसको बोलेंगे यश प्राप्त को हम लोग बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म कारक का जो चिन्ह है वो को है। और करण कारक का क्या चिन्ह है, से, के द्वारा। जैसे रोग पीड़ित, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रोग से पीड़ित, अर्थात करण तत्पुरुष समास। फिर है संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह होता है को के लिए। जैसे युद्ध भूमि, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। तो के लिए किसका कारक चिन्ह है, को के लिए संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह है। और अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्ति मिल रही है, तो अलगाव हो रहा है, रोग से मुक्त, तो से क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। और संबंध में क्या होता है, का के की रा रे री। जैसे देवभूमि, देव की भूमि, इसमें संबंध बताया जा रहा है कि देव की भूमि। और रा रे री का मतलब जैसे मेरा भाई, संबंध बताया जा रहा है, मेरी बहन, मेरे दोस्त, इस तरह से संबंध बताया जा रहा है। तो संबंध तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। और अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसका जो चिन्ह है इसमें में पर, जैसे वनवास, वन में वास, सिर दर्द, सिर में दर्द, ये सभी क्या हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, तत्पुरुष समास तो समझ में आ गया। अव्ययी में क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरे पद प्रधान होते हैं और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कर्मधारय समास की पहचान आप कैसे करेंगे, जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता। जैसे नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, नीलकंठ अर्थात नीला है जो कंठ, इसमें जो का प्रयोग किया जाता है। महादेव, महान है जो देव, देव की विशेषता बताई जा रही है। अर्थात कर्मधारय समास की जो पहचान है, इसमें विशेषण और विशेष्य आपको दिखाई देगा। अब आइए द्विगु समास की क्या पहचान है, इसको देखते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद जो है, मतलब पहला पद जो है, वो संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह या समाहार, ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाएंगे कि यह द्विगु समास है। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें
दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर पद दोनों। जैसे माता पिता, इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? योजक चिन्ह होता है, विलोम शब्द होते हैं, पूरक शब्द होते हैं। विलोम शब्द तो आपको पता है, किसी शब्द का उल्टा, जैसे सुख का दुख हो गया। इस तरह से पूरक शब्द क्या हैं? जैसे जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, जैसे दाल और रोटी। तो दाल रोटी, दाल भी ज़रूरी है, रोटी भी ज़रूरी है, किसी एक को हम नहीं खा सकते, इसलिए यह पूरक शब्द हैं जो कि दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। और बहुब्रीहि समास जो है, इसकी पहचान है कि इसमें आपके दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसकी पहचान है कि इसमें आपको जो भी पर्यायवाची शब्द मिलेंगे वही बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें अंत में जिसका, जिसकी, जिसके आएगा। जैसे कि किसी तीसरे के बारे में कहा जा रहा है, अन्य के बारे में। नीला कंठ किसका है? क्या उत्तर होगा? भगवान शिव। ठीक है। और चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी का अर्थ होता है हाथ में, अर्थात विष्णु। विष्णु भगवान के पास चक्र होता है हाथ में। किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है। तो चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कई समास एक साथ होते हैं, तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? कर्मधारय समास के जो दोनों पद होते हैं, विशेषण विशेष से या उपमेय उपमान का इसमें संबंध होता है, और इसमें उत्तर पद ही प्रमुख होता है, मतलब बाद का पद ही प्रमुख होता है। ये तो कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष से की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि समास में क्या है? जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हैं, उन दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद अर्थात किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे पर्यायवाची अगर दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यह बहुब्रीहि समास है। एक उदाहरण देखिए, नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीला कंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है नीला कंठ, इसलिए यह कर्मधारय समास है। और अगर हमें बहुब्रीहि समास का पता करना है तो हम बनाएंगे, इसका विग्रह करेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे महात्मा, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हो जाएगा महान आत्मा। आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा कैसी है? महान है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। और अगर कहा जाए महान है आत्मा जिसकी, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से देखिए, पीतांबर है, जैसे पीला है अंबर, पीला अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर वस्त्र से संबंध जोड़ना है। पीतांबर, पीला वस्त्र, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि यह वस्त्र की विशेषता बता रहा है। और अगर पीतांबर में हम लिखते हैं पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, जिसका अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें हो जाएगा श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास। चलिए अब देखते हैं बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर होते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है,
और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जबकि जो बहुव्रीहि समास होते हैं इसमें दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। ये तो परिभाषा और पहचान आपको पता है। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे तिरंगा। तिरंगा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा 3 रंगों का समाहार। इसमें आपको समाहार शब्द दिखाई पड़ेगा, अर्थात द्विगु समास। पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। और जो कर्मधारय होता है उसमें कोई भी विशेषण हो सकता है। और बहुव्रीहि आपको पता है कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। और एक तिरंगा है, 3 रंग हैं जिसमें, अर्थात किसी और चीज़ के बारे में बात की जा रही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसी तरह से देखिए, 4 पाई। 4 पाइयों का समाहार संख्या है पहला पद, इसलिए द्विगु समास। और 4 पाई 4 है पाए जिसके, अर्थात खाट, जिसको सभी लोग खटिया भी बोलते हैं। तो जब तीसरा पद आया खाट, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास और द्विगु समास की परिभाषा तो आप सभी को पता चल गई है, ठीक है। तो कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर है? कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होता है। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची। और कर्मधारय में कोई भी विशेषण होता है और द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे नील कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है, नील कमल, इसमें कर्मधारय समास है। और पीतांबर, पीला अंबर है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। और चौराहा में 4 राहों का समाहार है तो द्विगु समास। नवरत्न में 9 रत्नों का समूह है तो द्विगु समास। इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिए। चतुर्भुज, इसमें क्या है? चतुर्भुज में 4 भुजाएं। इसका विग्रह जब हम करेंगे तो बनेगा 4 भुजाएं। इसमें कर्मधारय समास है। और चतुर्भुज में अगर हम बोल दिए 4 भुजाओं का समाहार, तो इसमें समाहार आया है तो इसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको याद कीजिए। और इसके अतिरिक्त एक होता है नए समास, न और इय, इसको हम लोग पढ़ते हैं नए। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिन शब्दों के आरंभ में कोई व्यंजन होता है उनके आरंभ में हम नकारात्मक वर्णों को जोड़ते हैं। और इसमें नकारात्मकता दिखाने के लिए अ और अन उपसर्ग लगाते हैं शब्दों में। जैसे सत्य में हम क्या लगा दिए? अ प्लस सत्य, मिलकर क्या बना? असत्य। हिंसा में अहिंसा। अधिकार में अन उपसर्ग लगा दिए तो बन गया अनधिकार। इसी तरह से आप लोग को समझना है। और ध्यान दीजिए, कुछ विभक्ति चिन्ह ऐसे होते हैं जो भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं। अगर आपकी परीक्षा में कोई विभक्ति चिन्ह पूछ लिया गया हो तो ज़रूरी नहीं है कि वह आपके सामने लिखा ही हो। कुछ विभक्ति चिन्ह ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं। तो जब हम इन शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है। जैसे ऋण मुक्त, इसको बोले तो हो गया ऋण से मुक्त, इसका मतलब अपादान कारक है। और ऋण मुक्त हो जाएगा ऋण से मुक्त, अर्थात के द्वारा, इसमें करण है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक समास होते हैं।
जैसे चतुर्भुज में 4 हैं जो भुजाएं, इसमें कर्मधारय समास होगा क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। और चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समाहार, अगर समाहार आता है तो द्विगु समास होगा। और चतुर्भुज में अगर आता है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया यह समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज ये पाठ आपका समास वाला समाप्त हो रहा है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।